इंडियन स्टॉक मार्केट का हालात आज भी खराब है। इनफैक्ट सुबह और अभी कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा। सुबह तो ऑलमोस्ट सभी कुछ गिरा हुआ था इंडाइसिस लेवल पे, लेकिन हाँ अच्छा खासा रिकवरी आया है। अभी भी हालात कोई खास अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ सुबह के मुकाबले तो परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आज क्या हुआ है। इस तरह के मार्केट कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बताऊँगा। और साथ ही लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और लार्ज आईटी कंपनीज रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, पहले भी कई बार मैंने कवर किया है, लेकिन हाँ फिर से मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्योंकि वैल्यूएशन तो दोनों ही जगह कम हो गया है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई वैल्यूएशन कम है तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी देखेंगे ना, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक एक तो मैंने कुछ दिन पहले भी रिव्यू किया था ना, उसका आईटी सेक्टर की कंपनीज में लार्ज कैप अच्छा खासा एक्सपोजर है। और बैंक्स में तो खैर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का एक्सपोजर होना ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निफ्टी में देखेंगे तो बैंक का ही एक्सपोजर है, तो वहाँ तो एक्सपोजर लेना ही है। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में आज क्या हुआ। ब्रेंट क्रूड कहाँ पे है, यहाँ पे इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कोई खास परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट है सुबह के मुकाबले। सेक्टर थीम देखेंगे, ऑटो तो बुरी तरह से गिरा है, लेकिन बैंक और आईटी देखिए, खासकर आईटी का परफॉर्मेंस ना, इसीलिए लार्ज कैप सुबह बहुत गिरा हुआ था 1% से भी ज़्यादा, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी आया है। और नीचे भी देखेंगे तो ज़्यादातर आपको अभी भी गिरा हुआ ही दिखेगा। सो परफॉर्मेंस ओवरऑल आज भी अच्छा नहीं रहा है। बाहर देख लेते हैं क्या चल रहा है। यूएस मार्केट्स देखिए, कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ था यूएस मार्केट्स में, बुरी तरह से गिरा था। एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा खासा ब्लड बाथ, खासकर जापान का मार्केट देखिए, चाइना का मार्केट देखिए, इवन हांगकांग का मार्केट भी बुरी तरह से गिरा हुआ है। लेकिन हाँ यूरोपियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी है। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। मैंने बताया ना, फिर से आपको वही देखना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले वही देखते थे, उसके बाद बीच में कुछ राहत मिला, फिर से वही स्टार्ट हो गया। क्रूड ऑयल आपको देखना है। क्रूड ऑयल फ़िलहाल कितना है, 97 यूएस डॉलर्स पर बैरल से भी नीचे आ चुका है। ब्रेंट क्रूड का प्राइस सुबह कितना था, 100 क्रॉस कर चुका था। और इसीलिए पूरे मार्केट्स बुरी तरह से, एशियन मार्केट सुबह सुबह खुलता है ना, इंडियन मार्केट से भी पहले खुलता है, तो बुरी तरह से गिर गया उसके कारण। उसके बाद इंडियन मार्केट खुला, वो भी बुरी तरह से गिर गया। लेकिन बाद में आफ्टरनून में क्रूड की जो प्राइसेस है धीरे धीरे कम होने लगे ना, 100 प्लस से, अब तो ये 97 से भी नीचे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का बता रहा हूँ। यूरोपियन मार्केट्स तो दोपहर में खुलते हैं, तो तब तक उन्हें पता चल चुका होगा ऑफ कोर्स कि भाई क्रूड के प्राइसेस थोड़े कम हो रहे हैं, तो एक रिलीफ मिला। इसीलिए इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा रिकवरी आया। लेकिन एशियन मार्केट्स तो बंद हो चुका है ना, तो उसके पास रिकवरी का टाइम ही नहीं है। देखिए नी जर्क रिएक्शन तो बिल्कुल होगा, खासकर इंडिया जैसे मार्केट का, जहाँ के हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा। पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट भी उससे अलग नहीं होगा। अब समझ लेते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना तेज़ी से ऊपर क्यों जाने लगा। तो देखिए ईरान और यूएस का वॉर जो है वो तो फिर से स्टार्ट हो चुका, उसके तो कुछ दिन बीत गए ना। तो उस समय भी जो क्रूड ऑयल था ऑफकोर्स ऊपर जाने लगा था, लेकिन 90 के आसपास था या उससे नीचे जा रहा था। लेकिन अचानक ये 100 क्रॉस क्यों कर गया, तो उसका रीज़न है कि हूतीज़ का भी एंट्री हो चुका है। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था ना कुछ दिनों पहले, तो वही हुआ है। हूतीज़ यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। तो जो रेड सी का एरिया है ना, वहाँ से भी अब शिप्स को क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हूतीज़ ने क्लियरली बोल दिया है कि हम लोगों ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है सऊदी अरेबिया के लिए, कि सऊदी अरेबिया का कोई भी शिप इस एरिया से नहीं गुजर पाएगा। देखिए सऊदी अरेबिया पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपना भेजता था ना, अब वहाँ बंद कर दिया गया, तो इस रूट से भेज रहा है। इसको मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक डिटेल वीडियो इस पर बनाया था ना। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस पर, तो आपको मैप देखकर समझना पड़ेगा। मैं उस वीडियो का थोड़ा सा एक स्मॉल पोर्शन अभी ऐड कर रहा हूँ ना, पहले आप ये समझ लें। अगर ये आप समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। तो ये वीडियो आप देख लें, स्मॉल पोर्शन है, उसके बाद में आगे मैं कवर करता हूँ। इस मैप के थ्रू मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अच्छी तरह से देखें, सुने और समझें। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है ना, बहुत ही संकरा रास्ता है। तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से सामान यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, और वाइस वर्सा इधर से भी उधर सामान नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज देखिए, यहाँ पे ईरान है, इराक है, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई।
तो इन सभी का जो तेल और गैस है वो इसी रूट से होकर ऐसे एशिया में अंदर आ रहा है। तो अगर ये रूट बंद हो जाए तो ऑफ कोर्स नहीं जा पा रहा है ना, इन सारे कंट्रीज़ का तेल और गैस नहीं आ पा रहा है इधर, ठीक है, एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। ईरान भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो सी लेन है यहाँ सभी जगह यूएस का प्रेजेंस है, यूएस बोला कि हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, तो ईरान भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये रास्ता ऑलमोस्ट बंद है, ठीक है। तो अभी तो ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रहा है और हमें पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उससे अबाउट 20 to 25% के आसपास जो ऑयल सप्लाई है वर्ल्ड का होता है, तो इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइस पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये तो हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी है क्योंकि कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम जिसके कारण ऑलरेडी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है, क्या हो सकता है? तो देखिए, ये तो हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान यहाँ पे प्ले कर रहा है अपना रोल। अब देखिए इस एरिया में आप आइए, ये है रेड सी। ये पूरा रेड सी का एरिया है, ये जो लंबा आप देख रहे हैं ना, रेड सी का एरिया है। यहाँ पे देखिए एक स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वहाँ है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी एक संकरा रास्ता, ये देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरह ही, इसे हम बाबेल मंदेब स्टेट बोलते हैं ना। तो ये अब प्रॉब्लम है कि भाई इसे कौन बंद कर रहा है, क्योंकि ईरान तो इधर है ना, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया हुआ है, तो इस एरिया को कौन बंद करेगा? तो यहाँ पे देखिए यमन है, यहाँ पे ये कंट्री है यमन, और यमन में ये जो एक एरिया, एक पोर्शन है वो हुतीज़ के कंट्रोल में है। आपने सुना होगा हुतीज़, तो हुतीज़ ईरान जो भी बोलेगा वही करेंगे क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी है। कैसे हिजबुल्लाह प्रॉक्सी ईरान का, उसी तरह से हुतीज़ भी ईरान का प्रॉक्सी है। तो अगर ईरान के तरफ से बोला जाता है कि भाई तुम ये रास्ता बंद कर दो, बंद करने का मतलब क्या है ना कि जैसे शिप्स यहाँ से क्रॉस करेंगे तो मिसाइल से अटैक करेगा, तो अगर एक भी शिप में कुछ मिसाइल अटैक हुआ तो बाकी शिप्स डर से यहाँ से क्रॉस ही नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, एक रास्ता तो पहले से बंद है, ये रास्ता भी बंद होने का रिस्क है। तो सऊदी अरेबिया देखिए ज़्यादातर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भेजता था तेल गैस ना, लेकिन वो बंद हो गया, तो अब रेड सी का यूज़ करता है। तो अगर रेड सी भी बंद हो जाएगा तो सऊदी अरेबिया को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और ऑफकोर्स तेल का थोड़ा इसके कारण कमी होगा। तो अगेन तेल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, तेल का प्राइस और इसके कारण ऊपर जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए स्वेज कैनाल है, ये ठीक है, ये इजिप्ट का आता है स्वेज कैनाल, और तो ये जो रास्ता है ना, इधर ये पूरा यूरोप है इस साइड, ठीक है, और इस साइड एशिया है। तो ये जो रेड सी है इसके थ्रू ही यूरोप और एशिया का ट्रेड होता है। तो अगर ये बंद हो जाए ना तो ट्रेड ही इस रूट से बंद हो जाएगा पूरा। तो इसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और एशियन कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे 10 to 15% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इस रूट से होता है। 10 to 15% बहुत अच्छा खासा अमाउंट है ना। तो ये बंद हुआ तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा ना। सारे मेजर इकोनॉमीज़, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, सभी को, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इससे हो रहा है एशिया का ना। उसी तरह से इधर भी एशिया में भी अगर आप देखें तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, सभी को प्रॉब्लम होगा। अगर ये रूट बंद हुआ तो फिर केप ऑफ गुड होप ना, अफ्रीका के तरफ से पूरा सामान आएगा जाएगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता होगा, उसका अलग नेगेटिव असर पड़ेगा। तो देखिए यही प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण आप मान कर चलें कि अगर ये सही में प्रॉब्लम एस्केलेट हुआ, क्योंकि हुतीज़ और सऊदी अरेबिया के बीच ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम शुरू हो चुका है ना, एक दूसरे पर थोड़ा बहुत अटैक शुरू कर चुके हैं ये दोनों। तो अगर हुतीज़ अब डिसाइड करते हैं कि नहीं रेड सी को बंद कर देंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और पहले हुतीज़ ऐसा कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया होगा, पहले भी कर चुके हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अगर फिर से होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कंबाइंड इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद, रेड सी भी बंद, तो ओवरऑल इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। देखिए एक तो ये प्रॉब्लम है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, रेड सी का प्रॉब्लम। उसके बाद एक और फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या आ गया है, कजाकिस्तान के तरफ से भी जो ऑयल प्रोडक्शन है कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया यूक्रेन के द्वारा। तो वो भी शॉर्ट टर्म का एक प्रॉब्लम आ गया, ये सब के कारण ही 100 क्रॉस कर गया। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि देखिए अगेन ये लड़ाई लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में फिर से कुछ ना कुछ समझौता होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं, ईरान में इलेक्शंस नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी कर दें, मतलब ज़्यादातर तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है ना, आप कितना डैमेज करोगे। तो ईरान उसके लिए रेडी है क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होना नहीं है।
लेकिन यूएस में तो इलेक्शंस होना है और क्रूड ऑयल का प्राइस फिर से तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यूएस में फिर से इन्फ्लेशन थोड़ा कमा था ना, हल्का फुल्का, फिर से ऊपर जाने लगेगा, फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक का डर आ जाएगा। 10 ईयर जीसेक तो 4.7 के आसपास हो ही चुका है उसका। तो प्रेशर यूएस पे ज़्यादा रहेगा क्योंकि इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, डेमोक्रेसी है। ईरान में ऐसा कुछ है नहीं, तो ईरान पूरी तरह से रेडी हो चुका है और इसी का एडवांटेज इनफैक्ट ईरान उठा रहा है। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि ईरान को ज़्यादा ही एडवांटेज ना उठाने लगे। यू नेवर नो, डोनाल्ड ट्रंप ना अचानक में कुछ भी वो कर सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट है भाई, ऑर्डर देंगे तो ये बात तो सही है कि यूएस कुछ भी कर सकता है चाहे तो। बट हाँ, नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी डर है कि भाई अगर कुछ ज़्यादा करेंगे तो खुद यूएस में ही प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है, इस कारण नहीं किया जा रहा है। बट हाँ, मोस्टली लगता है कि ये लंबा तो नहीं चलना चाहिए क्योंकि यूएस को भी इसके कारण प्रॉब्लम होगा और पूरे दुनिया में प्रॉब्लम होगा, उसके कारण भी यूएस पे थोड़ा बहुत प्रेशर तो ज़रूर आएगा। सो लेट्स होप कि आने वाले कुछ दिनों में सेटलमेंट हो। अगर ये बढ़ा तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में फिर से आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जो स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। उसके देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने तो क्लियरली आपको बताया है ना कि इंडियन जो इकनॉमी है वो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो जब भी ऐसा दिख रहा है और प्लस कुछ समय से रिटर्न भी नहीं है, ऑलमोस्ट 2 ईयर से तो आया नहीं कोई खास परफॉर्मेंस, तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का होता है ना, 10 ईयर से उससे ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो मुझे तो जब जब मौका मिलेगा, मौका मिलने का मतलब जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगा ठीक ठाक, तो मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करूँगा। अभी तो मंथ एंड आ गया, मेरे पास भी पैसा नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, मंथ के शुरू में अगर थोड़ा बहुत पैसा आता है, मार्केट अगर थोड़ा और गिरता है यहाँ से, तो मैं बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ध्यान ये रखिए ना कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अच्छी कंपनीज जिनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया वो भी बुरी तरह से गिरेंगे अभी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी, सब कुछ ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत गिरावट आ रहा है, तो वहाँ पे एक्सपोज़र बढ़ाया जा सकता है या फिर लिया जा सकता है। ये बहुत सही समय होता है एक्सपोज़र लेने का। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी 2 जो कंपनीज़ हैं उसका रिज़ल्ट कोई खास आया नहीं, दोनों गिर गया। लेकिन हाँ, अभी पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो थोड़ा बहुत मैं एक्सपोज़र लूँगा। तो मेरे लिए तो ये जो टेम्पररी फॉल है ये अच्छा खासा एडवांटेज प्रोवाइड करता है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। तो जब भी ये गिरेगा और अगर मेरे पास उस समय पैसा होगा तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा और इसका एडवांटेज उठाऊँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी भी इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। अब जान लेते हैं लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और लार्ज आईटी कंपनीज़। देखिए आईटी कंपनीज़ अगर आप देखेंगे ना, देखिए आपको करना क्या है, आप सिर्फ कहीं भी स्क्रीनर तो आजकल गूगल पे भरे पड़े हैं ना, बहुत सारी कंपनीज़ के स्क्रीनर्स हैं, वहाँ पे जाएं आप और कंपनी का नाम टाइप करें, उसका देख ले। देखिए सामने मैं देख रहा हूँ ना सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आईटी और बैंक सबका मैंने खोल कर रखा हुआ है यहाँ पे सिस्टम में। तो आप सेल्स ग्रोथ देख लें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। आईटी कंपनी जाकर आप देखें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ कितना दिख रहा है, मतलब 8, 9, 10% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ का इसी रेंज में है ना। आईटी में आप जाकर चेक करें, इसी से आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो भाई जब आपका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ना 7, 8, 9, 10% के रेंज में है और उसके बाद अगर आपका पी कम हो गया है तो भाई जस्टिफाइड है ना, तुम्हारा तो प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं आ रहा, तो पी किस बात का दें, ठीक। तो इसको ये बोल देना कि अंडर वैल्यूड हो गए, मैंने पहले भी ये समझाया था आप लोगों को, सही नहीं होगा। देखिए अंडर वैल्यूड तब होगा ना जब भाई परफॉर्मेंस आ रहा है किसी कारण से गिर गया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, उसको बोलते हैं सिक्लिकल, ठीक है। बैंकिंग में वही चल रहा है सिक्लिकल, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। आईटी में सिक्लिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कि भाई पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करो, पहले वाला नहीं होगा, उसी से चलोगे तो फिर आने वाले कुछ सालों में पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, या फिर काफ़ी कम हो जाएगा। इसको ये समझना है। ऑल्दो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का आईटी कंपनी में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ये अग्री में भी उनको लग रहा है कि शायद कुछ हो, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज़ में प्रॉब्लम तो है, ये मान कर चलना है। जैसे अभी भी बोला जा रहा है कि एआई में उनका थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, टोटल जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें से 8, 9, 10% एआई से आ रहा है। लेकिन देखना है कि क्या एआई से स्टैंड अलोन नहीं आ रहा है ना, पता चला बाकी का जो आपका बिजनेस था वो वाला कम हो रहा है और एआई वाला थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे भी देखना है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल आपका पूरा साइज़ बढ़ रहा है, एक तरफ से हटकर दूसरे तरफ से थोड़ा बढ़ गया तो उतना ही पे आप रह गया ना सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ पे। ये सब ध्यान रखना है। तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं आईटी की, फ़िलहाल तो भाई शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे एटलीस्ट। हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखते हैं किस तरह से वो अपना बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज़ कर पाएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और जैसे जैसे अगर कुछ ऐसा कुछ दिखता है तो ऑफ कोर्स मैं
अपडेटेड रखूँगा। हाँ, आईटी में कुछ मिड कैप कंपनीज़ हैं, मेरे पास भी आईटी का एक मिड कैप कंपनी है, मैंने तो कई बार आप लोगों को बताया। वहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाकर आप चेक करेंगे तो अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू बाइंग नहीं, हाँ वो भी गिरा बहुत अच्छा खासा, जब गिरा तो मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो वैल्यू बाइंग नहीं है भाई, उसका सब कुछ आ रहा है अच्छा खासा, और पी फिर से उनका ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, मिड कैप में। लेकिन लार्ज कैप तो भाई कुछ आ ही नहीं रहा, तो किस बात का पी, ठीक है। तो बोला जा रहा है ना कि पी बहुत कम हो गया, 10 साल का एवरेज से कंपेयर करें 5 साल के, अरे ऐसे नहीं होता है भाई, तुम्हारा कुछ आ ही नहीं, परफॉर्मेंस ही नहीं है, किस बात का पी। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग करें, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉन्ट्राबेट कि भाई बहुत रिस्की है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ अगर इन लोगों ने परफॉर्मेंस लेकर आया आने वाले सालों में तो सही बात है, फिर तो री रेटिंग होगा और बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर जा सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर अगेन ये सिक्लिकल है, ठीक है, आईटी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और ये सिक्लिकल मतलब कुछ समय प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद प्रॉब्लम हटेगा, फिर से सब कुछ ऊपर चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर तो मैंने कवर किया था रिसेंटली भी ना, मार्जिन का प्रेशर है, ठीक है। मार्जिन का प्रेशर मतलब कि भाई जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है तो जो लोन के रेट्स हैं जो कि रेपो रेट से लिंक्ड है, वहाँ पे नेचुरली तुरंत आपका लोन रेट कम हो जाता है। लाइक हाउसिंग लोन का देखते हैं इंटरेस्ट रेट तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं उसका तो तुरंत कम नहीं होगा ना। डिपॉजिट्स कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का डिपॉजिट, टाइम लगेगा उसको। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम आता है, और लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम जा चुका है, 1-2 क्वार्टर से ज़्यादा चलेगा नहीं, मार्जिन धीरे धीरे रिकवर होगा। सबसे बड़ी बात बैंक्स के साथ क्या है कि क्रेडिट ग्रोथ 16%, 17%, 18% इस तरह का क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। तो अगर मार्जिन्स ये लोग मैनेज कर लें आने वाले क्वार्टर्स में, तो इन लोगों को मतलब बैंकिंग सेक्टर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है। लेकिन हाँ, बैंकिंग फ़िलहाल देखें तो बड़ी जो कंपनीज़ है उसमें मार्जिन का प्रेशर तो है, और इसीलिए देखिए बैंकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक और क्या है ना, एफआईआईज़ का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वही है, तो जब बेचते हैं तो बैंक ज़्यादा बिकता है, ठीक है, तो नेचुरली वहाँ प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर ये मार्जिन्स रिकवर कर लें, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो आ चुका है बैंक्स का, अगर मार्जिन्स थोड़ा कवर अप कर लें और एफआईआईज़ बाद में अगर इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू करें, तो अगर आएंगे तो फिर से बैंक्स में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस आ सकता है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और एक सिक्लिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगेन कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो दिमाग में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें, फंडामेंटल ज़रूर चेक करें, और उसके साथ साथ वैल्यूएशंस भी चेक करें और देखें जो भी वैल्यूएशंस आ रहा है और जो फंडामेंटल्स आ रहा है वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे आईटी भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है ना कि भाई परफॉर्मेंस ही नहीं है तो किस तरह का पी। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रख कर लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में जाएंगे, तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जो जर्नी होगा या इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो मैं ट्राई करूँगा कल लाइव आने का रात में 8 से 9 बजे तक। तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। देखिए आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमें ना हेल्प के लिए। देखिए मैंने कई बार पहले बताया है ना कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलाउड नहीं है। अगर हम आपके व्हाट्सअप मैसेजेस का जवाब देने लगे कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, या फिर फ़ोन पे, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है ना। व्हाट्सअप आपको पता है कभी भी निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। अलाउड नहीं है तो फिर इलीगल काम क्यों करना, ठीक है। अगर मैं ये सब करूँगा तो फिर आपको तो हेल्प की ज़रूरत, सही बात है, उसके बाद मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये जो लाइव स्ट्रीम है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर डिस्क्लेमर के साथ मैं कुछ हद तक आपको गाइड कर पाऊँगा।